2 मिनट दीजिए, हम विल स्टार्ट द सेशन। 2 मिनट, लेट पीपल जॉइन। ओके, ओनली 4 पीपल हैव जॉइंड। लेट्स गिव अ कपल ऑफ मिनट्स, फिर हम शुरू करते हैं। We'll give a couple of minutes for people to join. I mentioned IST, so everyone will join accordingly. Just a couple of minutes. We'll start sharp by 4:10. Can I request everyone to be on mute till then, please? Thank you. Okay, let's let's begin the meeting. Let me share my screen. If I go into presentation mode, I will not be able to admit people when they join late. Just let me know if you can see my screen. Just put a thumbs up. Okay. Right. Can everyone see my screen? Can you just thumbs up? Yeah. Okay. Welcome everyone. ओके, लेट्स बिगिन। तो ये सेशन खास करके हिंदी में करना था। तो क्योंकि इंग्लिश में सभी लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में ये सेशन करने की। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सबको धन्यवाद, ये सेशन में आप जॉइन किए, अपना टाइम दे रहे हैं इसके लिए। सेशन बेसिकली है बेटर पेरेंटिंग, अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। क्या कर सकते हैं, उसका रीज़न क्या है, पहले आदत उनको कैसे लगी, उस उनकी आदत क्यों क्यों हुई उनको, और फिर उनसे नुकसान क्या है, और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है इस मुसीबत से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। तो ये सेशन में हम बात करेंगे। ये सेशन एक प्रीकर्सर है, ट्रेलर है
जो एक उसके बाद एक बड़ा वर्कशॉप होगा, जहाँ पे पेड वर्कशॉप होगा, जहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ें उसमें आपसे शेयर करेंगे। और आपको उस जो हम आपको उसके हिसाब से जो अ ट्रिक्स और टूल्स देंगे, वो आप इस्तेमाल करेंगे और हमको आप बताएँगे कि वो कैसे काम कर रहा है। तो हम वर्कशॉप तो एक ही दिन का होगा, लेकिन उसका जो फ़ॉलो-अप है, वो लगातार चलते रहेगा हमारे साथ। तो ये हम ये सोचकर ये सेमिनार हमने रखा है, इंट्रोडक्शन सेमिनार है ये। इसके बाद जो है, वो बहुत ही विस्तार रूप में डिस्कशन होगा वर्कशॉप में। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आपको शायद वीडियो भी आपने देखा होगा और बाद बाद में आप सबने एक वोट भी किया है पोलिंग पर कि आपके बच्चों का उम्र, सबसे छोटे बच्चे का उम्र जो है, वो किस ग्रुप में गिरता है। तो हमने देखा है जो अभी 3 आपने कैटेगरी देखी है उसमें, तो पहला कैटेगरी जो है, उसे हम कहते हैं शिशु। जो 2 साल से 6 साल के अंदर जो बच्चे रहते हैं या 2 साल से छोटे भी हैं, उन्हें हम शिशु कहते हैं। और 7 साल से 12 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं, हम उन्हें बाल कहते हैं। और उसके ऊपर जो है, वो सब युवा पीढ़ी में आती है। तो 13 के बाद जो है टीनेजर के ग्रुप में आती है। तो हमने देखा है कि लगभग 60% ऑलमोस्ट 60% लोग जो है, उनके बच्चे वो बाल व्यवस्था में हैं और शिशु भी उसके बाद आते हैं, लगभग 40%। और जो युवा है, वो 15-20% के बीच में आते हैं। तो ये हमने जो अभी पोल किया है, आपने भी उसमें वोट किया होगा, उसके हिसाब से हमको ये अ, आंकड़े। तो अभी ये जो है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि अभी जो भी इस सेमिनार में वेबिनार में जो हैं, उनके बच्चे क्या उम्र के हैं और विषय कैसे रखना है। अगर पूरा आंकड़ा, सबसे ज़्यादा आंकड़ा अगर युवा का होता है, तो टॉपिक चेंज हो जाता है उसके हिसाब से। तो अभी जो है बाल और शिशु के हिसाब से हम इस चर्चा को आगे लेके जाएँगे। चर्चा को आगे लेके जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2 चीज़ है, एक तो आप गूगल मीट में नीचे आपको एक हाथ का चिन्ह है, आपको अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो उसे क्लिक कीजिए। और दूसरी चीज़ है, आप बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आप चैट आपको कुछ चैट करना है तो आपको स्क्रीन के राइट साइड में झंडे की तरह एक दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप बात कर सकते हैं। तो आप सबको एक मैं अभी एक प्रश्न पूछूँगा, उस प्रश्न का आप चैट में जवाब दीजिए। प्रश्न ये है कि हमसे जो पहली पीढ़ी थी, हमारे माँ-बाप की पीढ़ी थी, तो उस पीढ़ी में मनोरंजन के लिए उन्होंने बचपन में क्या किया होगा, आपके हिसाब से? आप 1 या 2 वर्ड में टाइप कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। देखते हैं चैट में कौन भेज रहा है और ये मैसेज सभी को दिखेगा, तो किसी ने अगर टाइप कर दिया है तो आप ठीक है, आप भी भेज सकते हैं। हाँ, बाहर आउटडोर गेम्स सही है। मनोरंजन के लिए और क्या किया होगा? बहुत कम लोग हैं तो आराम से टाइप कर सकते। आउटडोर गेम्स, हाँ, आउटडोर गेम्स सही है। बुक्स, पढ़ाई, नॉवेल्स, बहुत सही। और कोई? इसमें इसमें हिचकने की कोई बात नहीं है, जो आपके मन में आए वो बताइए। आपके माता-पिता के साथ आपने तो बात किया होगा ना, उन्होंने अपनी-अपनी कहानी बताई होगी। बुक्स, फन एक्टिविटीज़, स्टडी, राइट। स्टडी मनोरंजन के लिए होता था? कोमल जी? ओके, हॉबीज़, हॉबीज़ ठीक है। हॉबीज़ तो बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो जो मुझे समझ में आता है, यहाँ पे जो लिस्ट नहीं किया गया है, वो है, हाँ, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, बुक्स, सही बात है। सो मनोरंजन के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो मिस हुआ है यहाँ पर, वो है सिनेमा।
थिएटर में जाकर सिनेमा देखना सबसे बड़ा मनोरंजन था उनके लिए। हाँ, मूवीज़ कोमल जैन ने डाल दिया। तो मूवीज़, तो अभी मैं तो मेरा गाँव तो नहीं है, मेरा मैं तो बम्बई का हूँ, लेकिन मेरे अ, माता-पिता का गाँव जो है आंध्र प्रदेश में काकीनाडा बोल के एक जगह पर है। काकीनाडा जो अभी कई साल पहले अंबानी ने फ़ेमस कर दिया था। उसके पहले वो बहुत ही प्यारा-सा छोटा-सा टाउन था। अंबानी अभी वहाँ पर उसको गैस मिल गया तो केजी बेसिन का बहुत सेटअप कर दिया, अभी पूरा चेंज हो गया है काकीनाडा। लेकिन मेरे माता-पिता मुझे कहा करते थे, अब जब भी मैं समर वेकेशन में गाँव जाता था, तो मैं वहाँ पर एक जगह पर आकर मैं बहुत ही परेशान हो गया था। वहाँ पर एक गली है जिसे सिनेमा गली कहते हैं, यानी सिनेमा रोड, एक पूरा स्ट्रीट सिनेमा रोड। यानी वहाँ पर उस सिनेमा रोड में कम से कम 2 डज़न थिएटर हैं, 24 थिएटर हैं। तो मैं तो वहाँ इतने सारे थिएटर एक ही गली में देख के मैं परेशान हो जाता था और मैंने देखा जो वहाँ पे जो चलता है वो भी देखा मैंने कि लोग आजू-बाजू के गाँव के लोग, है ना? रविवार के दिन सुबह-सुबह आ जाते थे। टेम्पो करके, जीप करके, बस में आ जाते थे। पूरा दिन का मनोरंजन हुआ करता था वहाँ पे। यानी सुबह से लेके शाम तक 3-4 पिक्चर देखो, अच्छा खाना खाओ, कपड़े खरीदो, वो मेले का ही जैसा थिएटर के बाहर तो मेले के जैसा ही माहौल हुआ करता था। तो हमारे माता-पिता जो थे, जैसे आपने बताया, सही बताया कि बाहर खेला करते थे, आउटडोर गेम्स थे, इंडोर गेम्स थे, बुक्स पढ़ते थे, सिनेमा भी देखते थे, तो उनका मनोरंजन सिनेमा था। सबसे बड़ा अगर गाँव में कोई नया सिनेमा आ रहा है तो एक बंदा डिंडोरा पीटते हुए घूमेगा कि ये सिनेमा आ रहा है इस थिएटर में इस दिन। तो लोग भी बहुत ही उत्सुक रहते थे कि कभी दूसरा सिनेमा आ रहा है और ये सिनेमा जो है, वो उनका सबसे बड़ा मनोरंजन का माध्यम था और वो थोड़े हद तक हम हमारा भी रहा है और रहेगा भी। सिनेमा एक हमारा मनोरंजन का माध्यम रहेगा भी। अब अभी दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, हमारी पीढ़ी बोले तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ यहाँ पर कि हम 30 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र के लोग हम यहाँ पर हैं। अंदाज़ लगा रहा हूँ, ज़्यादा हो सके ज़्यादा हो गया तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं एक रेंज बता रहा हूँ। तो हमारा जो जनरेशन था, तो हमने क्या किया है मनोरंजन के लिए? आपको क्या लगता है हमारा एंटरटेनमेंट का मोड क्या था? ये तो बहुत सीधी बात है कि कंप्यूटर वगैरह हमारे ज़माने में पूरी तरह से आए नहीं, जितना अभी है प्रभाव, उतना नहीं था। धीरे-धीरे आ रहा था, बहुत महँगा भी था। किसी के पास कंप्यूटर होना हमारे बचपन में शायद सबसे महँगा तोहफ़ा हुआ होगा। लेकिन हमारे टाइम पे अगर हाँ, टीवी, गेम्स, स्पोर्ट्स, वीडियो गेम्स बहुत सही बताया आपने। हम हमारा मैं कहता हूँ कि हमारा जो जनरेशन है, उसे हम एमटीवी जनरेशन कह सकते हैं। अब एमटीवी जनरेशन क्या है? जो केबल टीवी के साथ एक्सपोज़ हुआ है ना? हमारे ज़माने में टीवी के साथ सबसे बड़ा जो एंटरटेनमेंट का ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, वो है केबल टीवी का इंट्रोडक्शन। जहाँ पे पहले तो हम रविवार में सुबह चित्रहार देखने के लिए बैठा करते थे। रीजनल मूवी देखने के लिए बैठा करते थे दोपहर को। शुक्रवार रात को अ, वर्ल्ड न्यूज़ देखना, प्रणव राय का वर्ल्ड न्यूज़ देखने के लिए बैठा करते थे। लेकिन केबल टीवी आने से सब कुछ चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया कि हम सिर्फ़ रिमोट से हमको जो चाहिए, गाना सुनना है गाना सुनेंगे, ड्रामा देखना है ड्रामा देखेंगे, मूवी देखना है मूवी देखेंगे, ऐसा हो गया, न्यूज़ देखना है न्यूज़ देखेंगे। ये जो केबल टीवी का जो एक्सप्लोजन हमारे साथ हुआ है, हमारा ज़माना जो हमारा जनरेशन है उसके साथ है, जुड़ा हुआ है। धीरे-धीरे से कंप्यूटर्स आए, मोबाइल फ़ोन्स आए, वो तो मैं मानता हूँ। लेकिन हमारी जो अगली पीढ़ी है, हमारे बच्चे जो हैं, उनको आपको क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट के लिए मिला है? गिन सकते हैं 4 चीज़? फ़ोन, आईफ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन जो भी है, स्मार्टफ़ोन। दूसरा है कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है।
तीसरा है टीवी, जो हमने उनको खरीद के दिया। हर रूम में एक टीवी है अब। बच्चों के रूम में, बड़ों के रूम में, हॉल में एक टीवी। टीवी एक दे दिया, केबल टीवी। स्मार्ट टीवी भी हो गया अभी, इंटरनेट के साथ चलता है अभी। और टैबलेट, टैबलेट कंप्यूटर भी दे दिया हमने। ये 4 माध्यम हमने बच्चों को दे दिया है। तो मैं आपको अब एक प्रेज़ेंटेशन के द्वारा शेयर करता हूँ। अम, तो बच्चों को हमने जो जिस तरह से एक्सपोज़ किया है, उसका एक छोटा-सा चित्रण है यहाँ पर। सबसे पहले हमने ये काम किया है। हमने क्या किया है कि हमारे बच्चे जब कोख में ही थे और हमको ये गुड न्यूज़ मिला, तो सबसे पहला हमने ये सोनोग्राफ़ी का फ़ोटो लिया और हमने फ़ेसबुक में और वगैरह-वगैरह जो भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहाँ पे अपने गुड न्यूज़ हमने फैला दिया। तो बच्चों का एक्सपोज़र सबसे पहला फ़ोटो तो ये निकला है। उसके बाद जब बच्चे अगर चल भी नहीं सकते थे, वो मतलब बिस्तर में रेंग रहे थे, ज़मीन पे रेंग रहे थे, वो टाइम पे हमने उनको हाथ में एक मोबाइल फ़ोन या टैबलेट चिपका दिया है। तो उनका एक्सपोज़र वो समय से हुआ है। देखिए, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं वो बच्चा, वो चल भी नहीं सकता है, लेकिन उसको एक फ़ोन दिया है और वो बहुत मज़े से उस फ़ोन के साथ खेल रहा है। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, जो बालक हम बोलते हैं 7 से 12, वो टाइम पे ये वीडियो गेम्स या जो भी स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन बोलिए आप, उसका उसको आदत हो गया है और इस आदत से वो मतलब घंटों-घंटों चिपका रहता है। ये हमने उसे दिया है। और चौथा, ये तो अभी स्कूल और सभी स्कूलों में भी सब जो इंटरनेशनल स्कूल वगैरह है, वहाँ पे तो ये कंपल्सरी हो गया है कि आपके पास एक कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, जहाँ पे आप असाइनमेंट्स करें। आप असाइनमेंट्स करें, मीटिंग्स अटेंड करें, ग्रुप डिस्कशंस करें और ये तो एकदम नॉर्मल हो गया है। बच्चों के हाथ में एक पर्सनल कंप्यूटर आ गया है, वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, जो भी हो। तो इस तरह से हमने बच्चों को एक्सपोज़र हर स्टेज पर हमने दिया है। और आप सभी जानते हैं कि कोविड जो था महामारी, उस समय में इतना बड़ा डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ है पूरे दुनिया में। और डिजिटल एक्सप्लोजन इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग बाहर नहीं जा सकते थे। पहले की तरह मिल नहीं सकते थे, मिलकर कुछ बात नहीं कर सकते थे, कुछ खेल नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट हुआ है, ये बच्चों पर हुआ है। ये हम मेरे ख़्याल से हम सब इससे सहमत हैं कि बच्चों का जो 2-3 साल का जो जीवन था, जहाँ पे वो मिट्टी में खेले, उस उनके दोस्तों के साथ खेले, उनको समझ में आए कि जोश क्या है, जो उत्साह क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, वो रियल लाइफ़ में जो उनका एक्सपीरियंस था, वो मिस कर गए ये डिजिटल अ, बैन की तरह। और आप बोल सकते हैं डिजिटल एजुकेशन की वजह से हुआ है और उनका गलती नहीं है। ये तो कोविड का रीज़न था, सभी को घर पे बैठकर पढ़ना था, पढ़ाई तो आप छोड़ नहीं सकते। तो एक बहुत ही अ, ह हँसने वाली एक संघटना है। मेरा छोटा बेटा जब कोविड के टाइम पे टीम्स यूज़ कर रहा था, स्कूल ने बताया था कि हम अब टीम्स यूज़ करेंगे, लेक्चर्स पूरे क्लासेस सब टीम्स में होंगे। तो उनकी जो टीचर थी, बेचारे टीचर तो फँस गए थे, अचानक उनको भी सीखना पड़ा सब कुछ। तो ये सब बच्चे जो नटखट बच्चे थे, मेरा बेटा भी उसमें इन्वॉल्व था। वो सब टीचर को सिखा रहे थे कि टीम्स कैसे यूज़ करना है ना? वो बहुत चालाक है। ये बच्चे जो हैं बहुत चालाक है और बहुत जल्दी-जल्दी सीख जाएँगे। अब ये चित्र में जो ये जो बच्ची बैठी है यहाँ पे फ़ोन के साथ, अ, वो बच्ची को तो धीरे-धीरे ऑपरेशन आ जाएगा। एक 6 महीना उसके पास मोबाइल फ़ोन दे दो, वो अपने आप मोबाइल फ़ोन अनलॉक करना, गेम्स खेलना वगैरह सब सीख जाएँगे। उनको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं ये सब। हम जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं, हम ऐसा बना रहे हैं, इंटरफ़ेस जिसे कहते हैं, यूज़ करने का जो पद्धति है, उसका इंटरफ़ेस ऐसा बना रहे हैं कि वो इतना आसान हो जाए कि जिस बच्चे को बात करने भी नहीं आता,
वो भी वो इंटरफेस से आराम से सीख जाए और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तो ये कौन बना रहा है? हम जैसे कल्प्रिट है। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम गणेश है, गणेश यनमंड्रा। मेरी वृत्ति से मैं एंटरप्राइज आर्किटेक्ट हूँ, जो आईटी में सबसे ऊपर डिज़ाइन के हिसाब से काम करते हैं, तो उनको एंटरप्राइज आर्किटेक्ट कहते हैं। बिल्डिंग के जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, वैसे हम सॉफ्टवेयर और कंपनी का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशनल हो गया। मैं एक पैरेक्सल बोल के क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। इंडिया में मैं इनोवेशन लीड करता हूँ। 6000 लोग हैं जिनका इनोवेशन में लीड करता हूँ, और यूके, यूएस और वगैरह दूसरे जितने कंट्रीज़ हैं, वहाँ सबका मैं आर्किटेक्चर भी सँभालता हूँ। ये मेरा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो गया। और पर्सनल लाइफ़ में मतलब मैं बम्बई से हैदराबाद आ गया और यहाँ पे सेटल्ड हूँ। और मेरे 2 लड़के हैं। एक अभी उसने एमबीबीएस में जाएगा वो, और दूसरा अभी छठी क्लास में है। अम, तो ये छोटा-सा फैमिली है हमारा। और सोशल लाइफ में मैं जनहिता सेवा ट्रस्ट बोल के एक एनजीओ में काम करता हूँ। ट्रस्टी हूँ मैं। उसमें यूथ स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उसका मैं काम देखता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम अभी ये वेबिनार वगैरह सब चल रहा है, हम लोग इसके बाद में जो वर्कशॉप होगा, उसका कंट्रीब्यूशन आप जो देंगे, वर्कशॉप का जो पेड वर्कशॉप का फ़ी है, वो सब हम जनहिता सेवा ट्रस्ट को ही देंगे। इसमें कमर्शियल कुछ नहीं है। इट विल गो फॉर द टुवर्ड्स द ट्रस्ट, एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, तीनों फ़ेज़ आपको बता दिए मैंने। अभी आपको एक छोटी-सी मैं स्टोरी बताता हूँ। अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जैसे हम आईटी के लोग हैं। आईटी के लोग आपको लगता होगा बहुत आराम से काम करते हैं, लेकिन इनका कुछ ऑर्डर नहीं होता। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये सबसे लेज़ी और सबसे इर्रेगुलर, अनपंक्चुअल लोग हैं। बस, तो मेरा भी ऐसा ही कुछ था। मैं आईटी में था, मेरा बहुत बड़ा टीम था, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करता था। और हमको मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, और मैं अपने काम में बिज़ी रहता था। मेरी बीवी बच्चों को देखना, और मुझे ऑफिस टाइम पर भेजना ताकि मेरा सेहत सही हो, खाना घर का देना, वो सब देखती थी। और जैसे आईटी का जो लाइफ है, आईटी में काम करने का वाले का लाइफ, उनको मिलता है शनिवार और रविवार, 2 ही दिन। तो शनिवार रविवार यानी फैमिली टाइम, यानी एंटरटेनमेंट। तो बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर हम बाहर निकल जाते हैं सभी। और होता ऐसा है कि जहाँ पे भी जाओ आईटी वाले दिखेंगे आपको भीड़ में। कोई भी थिएटर जाओ, हाउसफुल सब आईटी वाले हैं। कोई भी मॉल जाओ, वहीं पर आईटी वाले दिखेंगे। पार्क जाओ, वही। तो ऐसा हमारा लाइफ था। तो लेट आना, ले सुबह जल्दी जाना, बिज़ी रहना, घर पे रहे तो भी कॉल्स अटेंड करना, ये सब हमारा चलते रहता था। तो इससे क्या हुआ कि मेरा बेटा मुझे देखने लगा। देखने लगा यानी पापा करते क्या हैं? पापा कंप्यूटर में रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं। तो हम मेरे से वो बहुत कुछ सीखने लगा। वो भी धीरे-धीरे कंप्यूटर को हाथ लगाने लगा, फ़ोन के साथ खेलने लगा। तो हमने क्या गलती की, हमने सोचा कि नहीं बेटा, इसे इससे दूर रहना, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। नहीं, आप अरे वाह! तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। हमारे दोस्तों को बताएँगे, देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है। कितना स्मार्ट है, इतना छोटा है, लेकिन ये सब ऑपरेट कर लेता है। ये गर्व की बात है हमें ना। हम इसी तरह से बताते हैं कि यानी बच्चे अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट है। और धीरे-धीरे वो आदत हो गया उसे, गेम्स खेलने लगा वो। जब थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं, वो गेम्स खेलने लगा। उसको हमने लाके दे दिया, भैया तुम ये गेम्स खेला करो, हमको हमको डिस्टर्ब मत करो, डोंट पेस्टर अस, डिस्टर्ब मत करो। आपको टीवी दे दिया, आपको कम मोबाइल फ़ोन दे दिया, आपको गेम कंसोल दे दिया, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमको घर में है तो आराम करने दो, नहीं तो हमारा टेंशन तो चलते रहता है। तो ये सब तो चल रहा था, हमने ही बहुत उसकी आदत बिगाड़ी। लेकिन उसका ये जो आदत है,
वो एक एडिक्शन की तरह हुआ है। इसका अंदाज़ा मुझे एक दिन लगा जब वो रात को हम सब सो रहे थे और अचानक ये कुछ आवाज़ें आने लगी। तो मैंने देखा कि मेरा बेटा नींद में सपना देख रहा है और सपने में हाथ-पैर हिला रहा है और शूट, शूट, शूट बोल रहा है। तो मैंने बोला ये क्या है भई? ये नींद सपने में भी गेम खेल रहा है। ये तो सही बात नहीं है। यानी इसका जो ये पागलपन है, गेम्स खेलने का जो पागलपन है, वो इस हद तक हो गया है कि अब वो उसको सपने में भी गेम्स दिख रहे हैं, है ना? तो ये सही बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने और अपनी बीवी से बात किया। हमने एक साइकोलॉजिस्ट से बात किया, डॉक्टर से बात किया, पीडियाट्रिशियन से बात किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे चीज़ों पर हमने अपने आप को रोक कर हमने अपने बेटे के पहले वाला और दूसरे वाले के लिए तो हम तैयार हो गए थे। पहले वाले के ऊपर पूरा जो हमने प्रयास किया, उसके हिसाब से अभी दोनों बच्चे बहुत ही अ, कंट्रोल में यूज़ करते हैं गैजेट्स और उसका असर जो है, वो बहुत अच्छा गिरा है। इसलिए ये सब एक्सपीरियंस जो अनुभव है मेरा, ये मैं इस वेबिनार के द्वारा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति से। Amiga, ओके। तो अभी ये जो I'm अ, but satisfied ಮಾಡ್ತೀನಿ. अम, आप लोग म्यूट में जा सकते हैं क्या? जो भी बात कर रहे हैं वो म्यूट में चले जाएँ। अच्छा, तो ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए जब बच्चे बढ़ रहे हैं, चीज़ है ये फ्रंटल लोब। ये हमारे माथे के पास होता है, मस्तिष्क, वहाँ पर होता है। तो इस लोब के जो अ, अलग-अलग से अ, फंक्शन है, वो एक है डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन लेना, ये फ्रंटल लोब में होता है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम किताब वाले प्रॉब्लम नहीं, गणित वाले प्रॉब्लम नहीं, ज़िंदगी में जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स है, उसे उसे सिचुएशन को कैसे हम सॉल्व करें, ये भी फ्रंटल लोब में ही कैपेबिलिटी होती है। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस भी इसी के अंदर होती है। अटेंशन यानी किसी चीज़ पर ध्यान देना, वो भी इसी फ्रंटल लोब में है। और वॉलंटरी मोटर कंट्रोल, जिससे हम चीज़ों को सही बैलेंस से पकड़ सके, अपने आप को बैलेंस कर सके, ये सब वॉलंटरी मोटर कंट्रोल्स है, ये भी फ्रंटल लोब में होता है। जो ये एक्सपोजर हम बच्चों को देते हैं अलग अलग स्क्रीन आवर्स पे, अगर हम मीटर करने लगे यानी मेजर करने लगे या उसको उसको कितने घंटे वो गैजेट्स के साथ है उसको गिनने लगे, अगर कोई बच्चा, डॉक्टरों के हिसाब से कोई बच्चा 2 घंटों से ज़्यादा दिन में, 2 घंटों से ज़्यादा कोई भी स्क्रीन हो, एक ही स्क्रीन बोल के नहीं, यानी सिर्फ 2 घंटे लैपटॉप पर ही नहीं, आधा घंटा लैपटॉप, आधा घंटा टीवी, ऐसे जोड़कर भी 2 घंटे से ज़्यादा अगर कोई बच्चा दिन में स्क्रीन्स के सामने बैठकर बिताता है, तो उसके फ्रंटल लोब में डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके फ्रंटल लोब में जो चीज़ होनी चाहिए उस वो अधूरी रह जाएगी। और फ्रंटल लोब जब अधूरा रहेगा, जब डेवलप नहीं होगा, तो उसको आगे जाकर, इमीडिएटली नहीं, आगे जाकर जब वो बड़ा होगा, तब ये सब चीज़ों में उसे दिक्कत आने लगेगी। ये हमारा ब्रेन पर जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है। दूसरा इफ़ेक्ट है मायोपिया। सबके अभी आजकल के बच्चे, अगर स्कूल के बच्चों को देखोगे आप, ज़्यादातर बच्चों को चश्मा है। ये मायोपिया है। उनको दिखता नहीं है सही से।
ये सबसे ज़्यादा बच्चों में एक बीमारी एपिडेमिक की तरह फैल रही है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन के सामने ज़्यादातर समय बिताते हैं। तो एक तो ब्रेन का हो गया आपका नुकसान, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में उसके ऊपर असर करने का। दूसरा, आपकी आँखों की शक्ति कम हो जाती है। जब आप सही-सही देख नहीं पाओगे, जो चश्मा पहनता है उसको उसकी दिक्कत मालूम है। बारिश गिरेगी तो चश्मा पहनोगे और आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, धुंध आ जाएगा। सर्दी में भी होता है लेकिन साउथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ में ज़रूर होता होगा। तो ये सब जो है, आपको आगे जो दिक्कत आने वाले हैं उसके सूचनाएँ हैं। अब बच्चे समय बिताते हैं स्क्रीन के सामने, तो उसके ऊपर क्या-क्या डेंजर्स है, थ्रेट्स है, उसके बारे में ज़रा हम समझते हैं। एक तो है सबसे बड़ी चीज़, वो सोचते हैं उनका गूगल महाराज जो है सब कुछ सही बताता है। हम भी सोचते हैं। अभी तो चैट जीपीटी आ गया, अभी चैट जीपीटी महाराज जो है वो तो अल्टीमेट है। हमारा होमवर्क कर देंगे पूरा। दुनिया के बारे में कुछ भी पूछो बता देंगे। लेकिन अब हम सब जानते हैं कि इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन होता है वो अनरिलायबल होता है। रिलायबल सोर्सेस को ढूंढने की कोशिश, उन कैसे ढूंढना बच्चों को पता नहीं है। गूगल में जो सबसे पहले रिजल्ट्स आते हैं वो पेड रिजल्ट्स होते हैं, यानी अगर मेरी कंपनी है और मैं चाहता हूं कि आज के दिन में कोई भी अगर काउंसलिंग के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहला लिंक मेरा आना चाहिए। मैं गूगल को जाके पैसा देता हूं और गूगल ये हमें पेज रैंकिंग, सर्च रैंकिंग की तरह ऊपर ढकलती रहती है। तो मैं शायद अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं शायद रिलायबल रिसोर्स नहीं हूँ, अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन गूगल को पैसे देकर मैं ऊपर आ सकता हूँ। तो बच्चों को ये सब कहाँ पता है? उनको कहाँ पता है कि काउंसलिंग के लिए उनको जाना पड़ेगा कोई एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नॉमिनेटेड वेबसाइट में जाके ढूँढना, ये सब उनको कहाँ पता है ना? तो ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये है, हम जानते हैं कि प्रोपेगेंडा से क्या-क्या हुआ है। अभी तो बहुत सारे मूवीज़ भी आए हैं प्रोपेगेंडा से बच्चों का दिमाग कैसे खराब करके कहाँ क्या-क्या करने के लिए लेके गए। मैं उनके बारे में नहीं बात करूँगा, वो पॉलिटिकल हो जाएगा और मज़हबी भी हो जाएगा, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन प्रोपेगेंडा तो होता है, सभी सभी तरह का प्रोपेगेंडा होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, ये है सबसे पहला थ्रेट। दूसरा है स्कैम। हमारे बच्चे गेम खेलते हैं, अभी आपने कभी गौर किया है कि गेम्स में वो उनको इतना इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि वो जीतते हैं। जीतते तो क्या होता है हर स्टेज में, उनको मनी मिलता है एक तरह का। उनको कवच खरीदने के लिए ऑप्शन देते हैं, उनको बॉम्ब खरीदने के लिए, गन खरीदने के लिए ऑप्शन देते हैं। ये सब कहाँ से आता है? तो ये धीरे-धीरे उनको खर्च कराने के लिए आदतें लगा रहे हैं। तो अगर वो धीरे से ये जान जाएँगे कि हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, पापा का फ़ोन बाजू में है, मैं ऑनलाइन हूँ, पे बाय यूपीआई, पापा के फ़ोन में मैंने ओके मार दिया और पे कर दिया मैंने। अब मैंने बहुत सारा गेम मनी ले लिया, ये हो सकता है। उनको पता नहीं कि पापा का जो इन्फॉर्मेशन है अभी वो स्कैमर के पास चला गया। सिर्फ पैसा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन भी जा सकता है। बहुत सारे गेम्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स जो बच्चे देखते हैं, उसमें एडवर्टाइज़मेंट्स आते हैं जहाँ पे आप क्लिक करते हो, क्लिकबेट बोल के एक ट्रिक है, जिसमें आप क्लिक करते हो, उस क्लिक से आपका फ़ोन नंबर चला जाएगा, आपका नाम चला जाएगा, आपका पिन कोड, एड्रेस सब कुछ चला जाएगा। अगर आप मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप जाइए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पर, जो एग्रीगेशन करते हैं इंश्योरेंस, जैसा क्या है वो अ, बैंक बैंक बाज़ार या पॉलिसी बाज़ार में जाइए, आप जस्ट ओपन कीजिए बस, 5 मिनट के अंदर आपको फ़ोन आ जाएगा। सर आप कुछ ढूँढ रहे हैं, आपको कौन-सा पॉलिसी चाहिए, है ना? इनको इन्फॉर्मेशन आता कैसे है? हमारे ब्राउज़र से चला जाता है। तो बच्चों को तो ये सब पता नहीं है आप इन्फॉर्मेशन बेच रहे हो करके। तो ये स्कैम के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और जिनके साथ वो बात करते हैं इंस्टाग्राम में या जो भी अभी नए-नए चीज़ आए हैं, फ़ेसबुक तो अभी पुराने लोग यूज़ कर रहे हैं, बच्चे तो फ़ेसबुक यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी तो वो इंस्टाग्राम और रेडिट और पता नहीं क्या-क्या है। तो उसमें
इंसान का चेहरा तो दिखता नहीं है, वो चेहरा भी अगर लगा है, उसका चेहरा है या किसी और का है पता नहीं हमें। तो उसमें बहुत सारे स्टॉकर्स होते हैं जो स्पेशली यंग गर्ल्स उनको फँसाते हैं, यंग बॉयज़ को भी फँसाते हैं आजकल। पीडोफाइल्स भी होते हैं जो बच्चों के साथ अ, अश्लील काम कराना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो कंपनी जो है ऑनलाइन कंपनी, वो हमेशा डेंजरस है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। सोशल बिहेवियर, इस पे क्या असर होता है बच्चों को? उनको दिन भर वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। एक्चुअल दुनिया में जब आएँगे, ये पार्टी में जाएँगे या वो स्कूल में इंटरैक्ट करने बोलेंगे, तो उनके पास वो कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो एक्सपोज़ हो जाते हैं। उनको वर्चुअल वर्ल्ड में सुपरमैन बनने का अवतार मिल जाता है। लेकिन वो शायद ऐसे नहीं है। अगर इतने घंटे कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने वो बैठते हैं, तो ज़रूर उनका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, वो मेरे ख़्याल से रील्स, यस, यस, रील्स भी है। जो उनके सामने जो सॉरी जो असली उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो नहीं रहेगा। और दूसरी एक बीमारी है जो अभी बहुत सारे बच्चों को हो रहा है, जिसे एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डिफिशिएंसी और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी एक तो उनका ध्यान रहता नहीं, यानी आप उनसे बात करते रहो, उनका ध्यान आपसे आपके ऊपर होगा नहीं, पैर हाथ हिलते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे और बहुत बेचैन रहेंगे, उसे एडीएचडी कहते हैं। हाइपर एक्टिव रहते हैं, उनके हाथ से अगर आप स्क्रीन खींच लो, मोबाइल फ़ोन खींच लो, तो वो आपके सामने बहुत बड़ा तांडव कर देंगे वो, बहुत बड़ा महाभारत कांड कर देंगे। तो ये सब आपको जो बच्चों के साथ थ्रेट्स है, उनके स्क्रीन टाइम के हिसाब से, ये उसका संक्षेप है। अभी इसके आगे हम हमको तो मालूम पड़ गया कि उनके शारीरिक इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, उनके मानसिक इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। और अभी ये सब इश्यूज़ तो है, हम जानते भी हैं कि कारण क्या है, हमने ही किया है कारण। तो अभी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करें? इसको सुधारें कैसा? सुधारने के लिए सबसे पहले जो करना होगा, वो हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना होगा, क्योंकि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप बच्चों के सामने घंटों तक फ़ोन पर बात करेंगे, आप कैंडी क्रश खेलेंगे या आप फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप स्क्रॉल करते रहेंगे, रील्स देखेंगे, तो बच्चों के ऊपर आप कोई अच्छा उदाहरण नहीं सेट कर रहे हो। आप एक बुरा उदाहरण दे रहे हो। आप घर पे काम करते हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन समय रखिए कि आप इस समय पर आप ऑफ़िस रूम की तरह एक जगह पर बैठ के काम करेंगे। खाना खाते वक़्त आप काम नहीं करेंगे, फ़ोन नहीं करेंगे, गेम्स नहीं खेलेंगे, और ये सब जो लिमिटेशन है, सबसे पहले आपको पालना होगा, तभी वो बच्चों के ऊपर असर कर सकता है। दूसरा, पूरे घर में स्क्रीन टाइम का एक शेड्यूल बनाइए, सबके साथ बात कीजिए कि कौन से टाइम पे हम कोई गैजेट नहीं यूज़ करेंगे, कोई स्क्रीन नहीं यूज़ करें। खाना खाने के समय, नाश्ता करने के समय, दिन में तो 3 बार आप खाएँगे ही, नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। तो ये तीनों टाइम आप कोई स्क्रीन, टीवी, मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं वापरेंगे। आप एक-दूसरे से बात करेंगे। और कितने घंटे वो खेल सकते हैं, कितने घंटे कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, वो सब आप शेड्यूल करके, बोलकर सब लोग एग्री करें कि हाँ भाई, हम मैं इतना ही घंटे हम ये यूज़ करेंगे। उसका एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आपका बच्चा टीनेजर है और उसके रूम में उसका कंप्यूटर है, तो मेरा सलाह ये है कि उस कंप्यूटर को उसके रूम से निकाल कर आप हॉल में या डाइनिंग रूम में लाके रख दीजिए, ताकि वो जो कंप्यूटर में कर रहा है, वो आप देखिए नहीं, लेकिन उसको डर होना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो कोई देख लेगा। अगर आपका बच्चे का कंप्यूटर उसके रूम में है, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। ये एक चीज़ स्पेशली टीनेजर जो है, उनके लिए है। और
कंप्यूटर में 99% मेरे ख्याल से जो कंप्यूटर्स है सभी के पास वो विंडोज के ऊपर है। मैक बहुत कम रहेंगे। मैक है तो भी मैक में भी पेरेंटल कंट्रोल्स है, लेकिन विंडोज में एक फैमिली ग्रुप का एक ऑप्शन है, वो बनाइए, बच्चों का लॉगिन उसमें रखिए और आप एडमिन रहिए। उसमें आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि टाइम कितना वो कंप्यूटर यूज कर सकता है, कौन से समय से कौन से समय तक। तो आपने पॉइंट 2 में टाइम टेबल बना लिया, अभी ये पॉइंट 4 में आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। आगे, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बालक हैं, जो मैं बोल रहा था कि 6 से 12 के बीच में हैं, तो अगर छोटे हैं तो उनका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। बच्चों को पासवर्ड खुद का रखने के लिए मत दीजिए। खुद का होगा तो उनके फेसबुक अकाउंट में क्या चल रहा है, स्नैपचैट में क्या चल रहा है, ये सब में उनको आपको पता नहीं लगेगा। इनफैक्ट इतने छोटे बच्चों के लिए ये फेसबुक और स्नैपचैट वगैरह अलाउ भी नहीं करेगा, लेकिन बच्चे अपना उम्र बढ़ाकर लिखते हैं। 30 साल का हूं करके बोल के लिख देते, देखने वाला कौन है। ठीक है जी। फिर अभी ये सब तो कर दिया, लेकिन जब आप स्क्रीन छीन लोगे, उनका एंटरटेनमेंट छीन लोगे, उसका ऑल्टरनेटिव क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूं, अगर आपको कुछ बोलना है, कोई चैट में कुछ कहना है या बात करना है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अच्छा, किसी को कुछ बोलना नहीं है तो फिर मैं आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप अभी आपने सभी स्क्रीन्स के ऊपर से कंट्रोल लगा दिया, उनको टाइमिंग लगा दिया, आपने पूरा कंट्रोल ले लिया। अभी बाकी जो उनको जो इतने दिनों से आदत हो गई है, एडिक्शन हो गई है, उससे वो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे, ड्रामा करेंगे, रोएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, खाना खाना छोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे। आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आपको अड़े रहना है। और आपको उसके ऑल्टरनेटिव में सबसे पहली चीज, आपको अपने बच्चों का इंटरेस्ट क्या है वो पता लगाना है। बहुत सारे माँ बाप है जिनको अपने बच्चों का इंटरेस्ट क्या है अभी तक सही सही पता नहीं है। वो मतलब आप अगर ऐसे सवाल करेंगे कि आप बेटा बड़ा होकर क्या बनोगे, वो तो हर दिन चेंज होता है। पुलिस, दूध वाला, बस कंडक्टर, टैक्सी ड्राइवर, ऐसे जिसको देखा उसका नाम ले देंगे। वो वाला इंटरेस्ट नहीं। इसके पीछे एक छोटा सा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, आपसे शेयर करता हूँ, आपकी अनुमति है तो मेरे छोटे वाले बच्चे के साथ मैं बात कर रहा था और मैंने बोला कि अभी का थोड़े दिन पहले बहुत सारा बारिश हो रहा था यहाँ पर। तो मैंने बोला अगर सोचो कि मैं तुमको चॉइस देता हूँ, 3 दुर्घटना है, उसमें से कौन सा तुम चूज करोगे। एक तो है कि भूकंप आ गया, दूसरा बाढ़ आ गया, और तीसरा एलियन आ गए। तो उसने बोला एलियन तो आएंगे नहीं, यहाँ पे सब यूएस में आते हैं। पहला भूकंप तो आएगा नहीं, हम हैदराबाद में इस यहाँ पे आता नहीं है। वो तो सिर्फ थोड़े थोड़े स्पेसिफिक एरियाज में आता है। तो यहाँ आ सकता है तो बाढ़ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन है। तो मैंने बोला अच्छा बाढ़ आ गया, चलो बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो क्या होता है, क्या होगा, मतलब नुकसान क्या होगा। तो उसने बोला कि सभी सड़कों में पानी होगा, आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, आप चल के नहीं जा सकते हो। और है ना, अगर सब जगह पर पानी है तो क्या होगा, पेड़ गिर जाएंगे। मतलब पेड़ गिर गए, किसके ऊपर गिरेंगे, इलेक्ट्रिक तारों पे गिरेंगे, केबल के तारों पे गिरेंगे, वो टूट जाएंगे। वो टूट गए तो क्या होगा, हम घर में फंस जाएंगे बिना बिजली के। मैंने बोला अच्छा, बिना बिजली के फंस गए तो क्या करोगे तुम, तुम्हारे तो गैजेट काम नहीं करेंगे, तुम्हारा टीवी नहीं काम करेगा, कंप्यूटर नहीं काम करेगा, क्या करोगे, टाइम पास कैसे करोगे। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, उसने मुझे 20 अलग एक्टिविटी बताए, 20 अलग एक्टिविटी। मैंने सब लिख लिया। मैंने बोला फिर से बोलो, मैं लिखता हूँ, बहुत अच्छे आइडिया है, लिखता हूँ। उसने क्या क्या बताया, उसने बताया कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, कॉमिक्स है, कॉमिक्स से थोड़ा इवॉल्व होके क्लासिक्स पढ़ सकता हूँ,
कोई फ़िक्शन पढ़ सकता हूँ, किताब पढ़ सकता हूँ, है ना? फिर मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं म्यूज़िक सीख सकता हूँ, मैं एक लैंग्वेज सीख सकता हूँ। लैंग्वेज यानी जैसा संस्कृत है या देवनागरी में एडवांस कुछ है, या तेलुगु है, या जो भी है, जो भी लैंग्वेज सीखना सर, जापानीज़ है वो सीखूँगा, ऐसा है कुछ। ऐसे 20 अलग-अलग एक्टिविटी उसने बताए, मैंने उसका लिस्ट कर लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ प्रयोग करें, अपने बच्चों से बात करें, एक स्टोरी की तरह बात करें, एक सिचुएशन की तरह बात करें, जहाँ पर ये सिचुएशन है, इसका तुम मुझे हल बताओ। तो जब आप बच्चों के साथ इस तरह से बात करते हो, तो आप उन्हें इंटेलिजेंट बनने का, एक अपना अभिप्राय रखने का ऑप्शन देते हो, जो बच्चों को अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। अगर मुझे आप चांस दोगे तो मैं भी बताऊँगा क्या-क्या कर सकते हो, दुनिया सुधरने के लिए क्या-क्या कर सकता हूँ। मैं भी बताऊँगा ज्ञान बाँटने में क्या है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं चाहता हूँ आप करो, ताकि आपको अपने बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो मालूम पड़े। अब लिस्ट तो बना लिया आपने, अब उस लिस्ट के बारे में आपको रिसर्च करना है। उसने बोला म्यूज़िक सीखना है, तो आपको रिसर्च क्या करना है कि इस उम्र में उसको म्यूज़िक में भी 2-3 तरह के चीज़ है। वो वोकल सीखना चाहता है, इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है। अगर इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है तो विंड इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, परकशन है जो तबला होता है, ऐसा। तो आप डिवाइड-डिवाइड करके फिर आपको रिसर्च करना होगा कि ये सिखाने वाले लोग कौन है, नज़दीक में कौन है? उसके स्कूल के पास है क्या? हमारे घर के पास है क्या? या कोई एक एरिया में है जहाँ पर मैं रोज़ उसे लेकर जाकर वहाँ पे सिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा इस तरह से कि उसको उस एक्टिविटी में, उसने बताए हुए एक्टिविटी में उसको एंगेज करें। तीसरा चीज़ है कि जब वो कुछ सीख रहा है, जैसे डांस सीख रहा है या क्रिकेट खेलना चाहता है, टेनिस खेलना चाहता है, या वो पेंटिंग करना चाहता है या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, तो आप उसको जब वो फ्री रहता है या जब वो साथ में बैठकर टीवी देखना चाहता है, तो आप उसको सबसे फ़ेमस जो तबला वादक है या कोई छोटा बच्चा जो अच्छा तबला बजाता है, उसका कुछ वीडियो आया, उसके बारे में दिखाओ आप उसको, उसके बारे में बात करो और बोलो कि तुम्हारे स्कूल में या हमारे जो कॉलोनी में जो भी फंक्शन होता है, उस समय पर आप परफ़ॉर्म करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसे परफ़ॉर्मेंस के लिए तैयार करो। लोगों के बीच में जाकर एक चीज़ अपना जो कला है, वो दिखाने की उसको एक ऑप्शन दो। ये आप कर सकते हो उसे एंगेज करने के लिए। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के साथ थोड़ा अपना समय बिताओ। कितना भी बिज़ी हो, कुछ भी हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ, ऑफ़िस का काम चल रहा है, मेरा बेटा बाजू में आता है, बोलता है, "पापा, पापा", तो मैं क्या करता हूँ, पॉज़ लगा देता हूँ अपने ऑफ़िस के काम को और पूछता हूँ, "क्या है?" चिढ़कर नहीं, प्यार से पूछता हूँ, "क्या है? क्या चाहिए?" तो उसे लगता है कि पापा ने अपना काम रोक कर मैंने बुलाया तो मेरे लिए टाइम निकाला। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और ज़्यादा तक हम क्या करते हैं, "ऐ चल बिज़ी है, दिख रहा नहीं?" ये करते हैं हम। ये ना कीजिए। रोज़ रात को सोने से पहले उसके साथ 5 मिनट बिताइए। साथ में एक भजन गाइए। आपको कहानी बोलने की अगर उतना आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो एक भजन गाइए। रोज़ रात को भजन गाकर सो जाना। जो भी है, आप प्रार्थना करें या भजन गाएँ, जो भी है। बच्चों के साथ ये जो छोटी-मोटी चीज़ों के लिए आप अपना समय निकाल के देते हैं, वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, उसके डेवलपमेंट के लिए। इतना पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है, मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये सब चीज़ जो है आप एंगेज कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ। तो ये बोलकर मैं अपना सेशन अ, रोकता हूँ। अगर आपको किसी को अ आपको अगर किसी को कुछ सवाल है, कुछ अपना अनुभव बताना है तो बोल सकते हैं आप। अनम्यूट करके बोलिए तो समझ में आएगा अगर किसी को कुछ बोलना है। अ,
ये अभी तक जो हमने बात किया, उससे वो कुछ यूज़फुल था आपके लिए? आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं? या आपको लगता है कि इससे ज़्यादा भी और कुछ डिस्कस होना चाहिए? मधु, कुछ बोलना चाहते हैं आप? थैंक यू गणेश जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, 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 आ रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, आपने मुझे ये चीज़ मैं खुद भी रिलेट कर पा रहा हूँ अभी। जैसे हुँ, जैसे आप बता रहे हैं मुझे कि शाम के टाइम पे बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूर। अ, अभी मैं अभी ये रिलेट कर पा रहा हूँ जब आप बता रहे थे, क्योंकि मेरा मेरा लड़का भी वही उम्र का है, छोटा सा हुँ, है। हुँ, लेकिन अभी ही वो काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में, हुँ। है ना? तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, बहुत गिल्टी फ़ील हो रहा है कि शायद हाँ, मैं और कम वक़्त दे रहा हूँ उसको। सही, सही बात है। और वो वक़्त शायद हम देना चाहिए उसे। बहुत, और बहुत देना चाहिए, क्योंकि हाँ, हमने देखिए, जो मैंने आपको सिचुएशन बताया, कोविड का सिचुएशन और जो टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन हुआ है और हम भी बिज़ी हो गए हैं, ठीक है? वो सब का असर उनके ऊपर गिर रहा है। जो हमने अपना अपना बचपन बिताया अलग था। उनका जो बचपन है वो बहुत ही अ अ, लोनली है, मैं कह सकता हूँ। तो जब वो लोनली होते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। हमने बात किया कि उनके डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में क्या इश्यू हो सकता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या इश्यू हो सकता है, उनको क्या-क्या थ्रेट्स है, और ये सब जब हम जानते हैं, अगर इसकी जानकारी हमें मिली है आज, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस एंगेज कैसा कर सकते हैं, वो सब ऑप्शंस हमने बताए, डिस्कस किए उसके बारे में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट था, उनको उनके साथ समय हमें थोड़ा अपना समय बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी सब अपने आप आ जाएगा। तो यस, आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्पेंडिंग सम टाइम कॉन्शियसली। करेक्ट, करेक्ट। तो इसके बाद जो हमारा जो प्लान है कि एक वर्कशॉप रखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सोच रहे हैं कि 15 अगस्त को रखें, जिस दिन सबको छुट्टी होगी। वर्कशॉप 3 घंटे का होगा, लगभग ऑलमोस्ट 3 आवर्स। वर्कशॉप में हम लोग प्रोफाइल बनाएंगे आपके बच्चों का। यानी आपको एक शीट देंगे, ऑनलाइन एक शीट देंगे, जिसमें आप डिटेल्स फिल करेंगे उस शीट के हिसाब से। उस शीट का हर क्वेश्चन को हम बताएँगे। आप वो शीट में जब अपना इन्फॉर्मेशन, हॉनेस्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, तो शीट का एक स्कोर होगा, आपको वो स्कोर दिखेगा। वो स्कोर दिखने के बाद आपको अपने बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे, कौन से लेवल पे करना है इम्प्रूवमेंट्स, चेंजेस, वो अपने आप, वो जो वर्कशीट है उसके हिसाब से आपको आगे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। वर्कशॉप में ये 3 घंटों में पहले तो डिस्कवरी होगा, आपका बच्चों का प्रोफाइल वो शीट के द्वारा। सेकंड, उस डिस्कवरी के बाद जो रेंज में आते हैं, उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होगा। और थर्ड जो है, उसमें थर्ड आवर में हम लोग उसके बाद जो फ़ॉलो-अप है, उसका फ़ॉलो-अप कैसा करेंगे, चार्ट्स कैसा रखेंगे, घर पे भी एक चार्ट होगा, उसका एक हम सैंपल देंगे, आप जो उसका प्रिंट आउट लेके यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रॉपरली प्लान्ड वर्कशॉप होगा 3 घंटों का, मोस्ट प्रोबेबली 15th अगस्त को। अ, ये वर्कशॉप पेड वर्कशॉप होगा, जिसमें आपको इनिशियली पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा कमर्शियल वेंचर नहीं है, आप पेमेंट करेंगे जनहिता सेवा ट्रस्ट, जो एक एनजीओ है, जिसके पास आप जब डोनेशन करते हैं तो आपको प्रॉपर एटीजी का सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप टैक्स 50% क्लेम कर सकते हैं। सो ये सब आपको डिटेल्स मैं बाद में भेजूँगा, बट आगे का प्रोसेस मैं आप सबको बता रहा हूँ। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्योंकि और 2 मिनट बाकी है। अगर कुछ कहना है, अगर आप सबके सामने बोलना नहीं चाहते हैं, आप अलग से भी मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अ, फ़ोन मत कीजिए, आई फ़ोन उठा वांट नहीं पाऊँगा। हाँ जी, बोलिए, कोमल जी बोलिए। हाँ, मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, मतलब दे आर अंडर 4 इयर्स। ओके, उनको सिर्फ खाने के टाइम पे फ़ोन चाहिए। मत दीजिए।
खाना मतलब बहुत क्रैंकी हो जाते हैं हाँ, मत एंड दीजिए। मेरे को उतना ही टाइम मिलता है, आई कैन नॉट मैनेज दैट। मतलब नहीं। द यंगर वन इज जस्ट 1.5 years बिकॉज शी सीज द एल्डर वन, वो बड़ी हाँ, वाली को देखती है तो उसको तो हाँ। चाहिए ही चाहिए और उसको समझ नहीं आता है। नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो जो उनको लगता है यही दिस इज़ द वे टू गो अहेड। ठीक। हाँ। उनको गलत सही कुछ पता नहीं है। जो लोग आप उनके आजू-बाजू में करेंगे, उनके भैया करेंगे, दीदी करेगी तो वो भी वही करेंगे। अभी जो बड़ी वाली तो स्कूल जाती है तो उसको कंट्रोल कर पा रही हूँ, हाँ, छोटी वाली को बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। तो नहीं अनलेस आप आई गिव हर शी इज रेडी टू स्टॉप ईटिंग, शी इज रेडी टू स्टे हंग्री। आप ठीक है, ये थोड़ा डिस्कशन लगेगा इसके बारे में क्योंकि आप बहुत सारे आप उसको अल्टरनेटिव्स दे सकते हैं बच्चों को। सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन घर में छुपा के रखिए। मैंने वो ट्राई किया है। हाँ, द नेक्स्ट ऑप्शन दे सेज चलो टीवी चालू कर दो। स्मार्ट टीवी है तो ठीक है, उसमें देखते हैं। कम से कम खाने के टाइम पे मत कीजिए। आप उसको कुछ नो, भी और भी अदरवाइज नहीं मांगते हैं फोन, स्पेशली सिर्फ खाने के लिए मांगते हैं। नहीं, वो आदत हो जाएगा उनको। अभी आदत हो भी गया है, तो उस आदत से हाँ। आप बाहर निकालिए धीरे-धीरे क्योंकि खाना खाने के टाइम पे अगर आप देख कर नहीं खाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या खा रहे हो। ये बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। हम टीवी देख के पता नहीं क्या खा रहे खाते रहते हैं। वो तो कित है, बट उसका सॉल्यूशन बैठता नहीं है, दैट इज नहीं वाई। सॉल्यूशन निकलेगा कोमल जी। आप फ़ोन को दूर रखिए, आप धीरे-धीरे से फ़ोन को एक दिन पूरा दिखना नहीं चाहिए ऐसा फ़ोन कीजिए। और किया तो था टू रोएंगे, डेज। रोएंगे, सब कुछ करेंगे। ऑल्टरनेटिव आपको कुछ करना पड़ेगा। उनके साथ बैठ के बात करना पड़ेगा। कुछ एक छोटा-सा खिलौना देना पड़ेगा जो आवाज़ करता हो। एक ढोल लेके बैठिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। उनका अटेंशन दूसरी चीज़ पर लेके आइए। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ओके, 5 बज गया है मेरे ख्याल से। अब हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा। अगर किसी को कुछ कहना है प्लीज़ डोंट हेजिटेट। मेरे को मैसेज कर सकते हैं या आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे कीजिए। दोपहर से मेरा शिफ्ट शुरू होता है तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा। अगर आपको कुछ भी शंका है डोंट हेजिटेट। ग्रुप में मैं वर्कशॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। जिनको आगे उसके बारे में जानना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो डिटेल्स सभी मैं शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। और थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यार से आपने मुझे सुना, 1 घंटे भर मुझे सुना। हाँ, और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है। इसके लिए धन्यवाद। अ, आपका जो वीकेंड है वो आप अपने घर में बिताइए, बच्चों के साथ बिताइए। यही करते कहते हुए आप सबको नमस्ते, धन्यवाद। Thank you so much. थैंक यू।